नमस्ते जी, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। प्लीज़ एक बार सभी लोग आ जाइएगा, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं आगे की तरफ और आगे की तरफ चलने के लिए आपका क्लास में आना ज़रूरी है। जल्दी से सब लोग आ जाएँगे प्लीज़। अंजलि कुशवाहा हैं, नवीन सरपंच हैं, आशु चौधरी जी हैं, कंचन गौतम है। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सभी लोग क्लास में आ जाएँगे। मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। जी। जल्दी से प्लीज़ आप क्लास पे आएँगे और फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अंबादास सागर जी कैसे हैं आप? चलिए ओके, तो ऑल गुड, सब लोग अच्छे हैं, सब लोग बढ़िया हैं। जी, ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत शानदार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी बहुत ही शानदार होंगे, आप सब लोग भी ठीक है, बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, बेटा ने इसको स्क्रॉल कर दो नीचे, मैं इनके कमेंट देख लूँ सबके। ठीक है, ढेर सारा प्यार, लव यू टू, आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा। आइए, चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना? तो ठीक है, ज्योग्राफी में कुछ ऐसा खास हुआ नहीं। ठीक है, तो ज्योग्राफी में वही क्वेश्चन से रिपीटेड है और आपकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और ये वैश्विक क्षेत्रफल का टोटल 2.4% अपने आप रखता है। ठीक है ना? तो देखो, आज जो प्रश्न आपको थोड़े बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे वो या केमिस्ट्री से या स्टैटिक जीके, क्योंकि स्टैटिक जीके में टाइगर रिजर्व स्टार्ट कर दिया है सर ने, तो वहां से आपको अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेकिन ज्योग्राफी में कुछ ऐसा अभी हुआ नहीं, तो इसलिए ज्योग्राफी में वही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आपके जो आपको देखने को मिलेंगे, है ना? तो भारत की स्थिति और विस्तार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। वैश्विक क्षेत्रफल का 2.4% है। मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच फैली हुई है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई से अधिक है, बिल्कुल अधिक है। तो इसमें तीनों ही कथन सही होंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा चाइना के साथ लगती है, गलत हो जाएगा। सबसे लंबी स्थलीय सीमा 4096 किलोमीटर किसके साथ लगती है? हमारी बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है भारत की, वह 4096 किलोमीटर, वह लगती है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। देखिए गलत है। और बांग्लादेश के साथ किन किन राज्यों से लगती है? इसमें वेस्ट बंगाल है, जब वह बांग्लादेश के साथ लगेगी। जब बांग्लादेश के साथ लगेगी, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, इसमें असम है, असम है, ठीक है, मेघालय है, मेघालय है, और इसमें दो स्टेट और हैं, एक त्रिपुरा और भैया जी एक है मिजोरम। एक है मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश के साथ 4096। पाक जल डब्लू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में एक संकीर्ण जल निकाय है। भारत के कुल 9 स्टेट और 4 यूटी समुद्री तट से सटे हुए हैं, जी हाँ। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका सही होगा, 2 सही होगा और 3 सही होगा। केवल 2 और 3 सही होगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है सर, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि भारतीय मानक समय और कर्क रेखा के बीच में, मानक समय रेखा ये है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जी हाँ। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर, नैनी,
ठीक है, मैं ऐसे बोलता हूँ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद फिर ये मध्य प्रदेश से गुजरेगी, एमपी से गुजरेगी, एमपी के बाद फिर ये छत्तीसगढ़ से गुजरती है, सीएच। ठीक है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद फिर ये गुजरती है आपकी छत्तीसगढ़ से। ठीक है, सीएच से गुजरेगी, छत्तीसगढ़ से फिर ये आपकी गुजरेगी। छत्तीसगढ़ के बाद फिर ये आंध्र प्रदेश से होकर जाएगी, एपी, आंध्र प्रदेश से होकर जाएगी, और आंध्र प्रदेश के बाद फिर ये उड़ीसा से निकलेगी। तो उत्तर प्रदेश के बाद फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर जाती है। टोटल 5 राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है और देश को 2 बराबर लगभग भागों में बांटती है। बात तो सही है, लेकिन क्या कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 7 राज्य हैं? तो एक बार मुझे बताना कि इसमें एक तो गुजरात हो गया, गुजरात के बाद इसमें राजस्थान हो गया, प्लीज मुझे बताना, राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद आपका मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद फिर छत्तीसगढ़ पे, दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरसेप्ट करेंगे, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड हो गया, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल के बाद फिर आपका त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा से गुजरेगी, और त्रिपुरा के बाद फिर आपका मिजोरम हो गया, फिर आपका मिजोरम हो गया, मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजर कर जाती है। तो बेटा 7 राज्य, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला तो इसमें सही है कि देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, लेकिन 7 नहीं बल्कि वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मीन से, जो ग्रीनविच मीन है उसे 5.5 घंटे आगे, सॉरी 5.5 घंटे आगे है बेटा, और इसमें लिखा है पीछे, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, केवल एक ठीक होगा। अच्छे प्रश्न है, थोड़ा सा घुमाने वाले प्रश्न है। भारत के भौगोलिक बिंदुओं और विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का आपको एनालिसिस करना है। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जिसको पिगमिलियन पॉइंट या लोहेसिंग भी कहते हैं, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, बिल्कुल स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है ना, और पिगमिलियन पॉइंट है। इस पिगमिलियन पॉइंट को हम लोग लोहेसिंग भी कहते हैं, इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी सिरा कन्याकुमारी है, जी हाँ सही है, लेकिन कन्याकुमारी में भी कैप कोमोरिन है, कैप कोमोरिन है कन्याकुमारी में। देखिए कन्याकुमारी तो है, कन्याकुमारी एक टाउन हो गया, लेकिन वो पॉइंट, वो अंतरीप जो सबसे दक्षिणी है, उसको अंतरीप को हम इंग्लिश में कहेंगे कैप, तो वो अंतरीप जो सबसे दक्षिणी है उसका नाम क्या है आपसे पूछे तो कैप कोमोरिन है, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी सिरा। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच स्थानीय समय में लगभग एक नहीं बल्कि 2 घंटे का डिफरेंस है, 2 घंटे का। तो इसमें केवल 1 और 2 सही होंगे, इसलिए यहां पर भी ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल आपका सही होगा। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्लियर है, ये प्रश्न सभी को समझ में आया? अब तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल हलवा लग रहे होंगे, है ना, आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली। भारत की क्षेत्रीय समुद्री रेखा 12 नॉटिकल माइल तक विस्तारित होती है। जो क्षेत्रीय समुद्री सीमा होती है इसको हम लोग कहेंगे टेरिटोरियल बार्डर। तो जो टेरिटोरियल बार्डर है भारत की क्षेत्रीय सागर, टेरिटोरियल सी, वो 12 समुद्री माइल्स तक होता है, बिल्कुल होता है 12 समुद्री माइल्स। देखिए हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लक्षद्वीप समूह भारत की लक्षद्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है नहीं, लक्षद्वीप समूह जो है बच्चे वो बंगाल की खाड़ी में नहीं बल्कि वो किस पे है, वो अरेबियन सी में है। लक्षद्वीप समूह किस में है भैया, लक्षद्वीप समूह अरेबियन सी में है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। और ये पूरा का पूरा जो है वह कोरल से मिलकर बना हुआ है। देखिए कोरल से, लक्षद्वीप किससे निर्मित है, लक्षद्वीप इज इनेक्टेड बाई कोरल्स। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह म्यांमार के कोको आइलैंड के पास में है, बिल्कुल, जो कि म्यांमार के कोको आइलैंड से कोको चैनल के द्वारा अलग है, कोको चैनल के द्वारा पृथक है। देखिए ये पूरा मैंने फिगर आपको बताया था, देखिए आपको शायद याद होगा, नहीं बताया तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए। देखिए यहां पर है आपका ऐसे कोको चैनल, ये समझना बच्चे, ये कोको चैनल है, ये कोको चैनल है, इसके ऊपर म्यांमार का कोको आइलैंड है। ठीक है, इसके ऊपर म्यांमार का कोको आइलैंड है, म्यांमार का कोको आइलैंड है। फिर यहां पर नॉर्थ अंडमान है, नॉर्थ अंडमान है, यहां पर नॉर्थ अंडमान से नीचे हम आएंगे तो मिडिल अंडमान है, मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान के नीचे हम आएंगे
साउथ अंडमान है आपका। ठीक है, साउथ अंडमान के नीचे आएंगे तो आपका लिटिल अंडमान है। लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आपका एक डंकन पास पड़ता है, डंकन पैसेस इनके बीच में। ठीक है, ध्यान रखना डंकन पैसेस है। फिर लिटिल अंडमान के बाद देखिए आपका 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है बच्चे। और इस 10 डिग्री चैनल के बाद फिर कार निकोबार आपको देखने को मिलेगा, सीवी, सॉरी CN, कार निकोबार। कार निकोबार के आप देखेंगे, फिर उसके बाद लिटिल निकोबार, कार निकोबार के बाद आपको लिटिल निकोबार देखने को मिलेगा। लिटिल निकोबार के बाद फिर आप देखेंगे ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के नीचे आप जाएंगे तो 6 डिग्री चैनल है, 6 डिग्री चैनल है। और फिर यहां पर आपका सुमात्रा आइलैंड है, सुमात्रा आइलैंड है जो कि इंडोनेशिया का है, सुमात्रा आइलैंड है जो कि इंडोनेशिया का है। देखिए ये मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा बच्चे लक्षद्वीप की तरफ जाते हैं, कोई बात नहीं, लेट हो गए, कोई इशू नहीं। अब हम लक्षद्वीप की तरफ जाते हैं ना बाबू। तो ये तो आपका किस में है, वे ऑफ बंगाल में है। लक्षद्वीप का ये है कि यहाँ पर मालदीव है, मालदीव है। फिर ऊपर 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है। इसके ऊपर फिर मिनिकॉय पड़ेगा, ये लक्षद्वीप के अंतर्गत एक आइलैंड आता है। फिर इसके ऊपर 9 डिग्री चैनल पड़ेगा, 9 डिग्री चैनल। और फिर यहां पर जो शेष बचा हुआ लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, वह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें लक्षद्वीप के बाकी के अन्य बहुत सारे आइलैंड आ जाएंगे। क्लियर है जी? एक बार प्लीज थम्स अप करेंगे। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा वो आता है, इसमें लाइट आती है ऊपर से, ये इशू है, थोड़ा सा लाइट का इशू है। यस, एक बार प्लीज थम्स अप करेंगे। तो ये मैंने सारी बातें आपको बता दी, और आई डोंट थिंक सो, मतलब ये आपका सोने पे सुहागा है। जीएस को इससे बेस्ट करने का कोई तरीका नहीं हो सकता यार। मतलब ये जो सीरीज है ना आपकी, इसमें थोड़ी सी मुझे मेहनत तो लगती है। रात के 9 बजे बताओ यार, ठीक है, सोने का टाइम होता है। ठीक है, गांव में हमारे मम्मी पापा 9 बजे तक सो चुके होते हैं, लेकिन आप लोग भी तो मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर केवल एक ठीक होगा, 2 गलत हो जाएगा और 3 भी, तो 1 और 3 ठीक होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, 1 और 3 ठीक होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6। भारत का क्षेत्रफल विश्व के 7वें स्थान पर है जनसंख्या में, अभी ये दूसरे स्थान पर है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है 2933 किलोमीटर है, गलत हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण विस्तार भारत का 3214 किलोमीटर है। अब तक ये आंकड़े आपको रट चुके होंगे, जिसको कहते हैं लिटरली रटना ये आंकड़े। और भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई तटरेखा की कुल लंबाई से लगभग दोगुनी है, बिल्कुल लगभग दोगुनी है। क्योंकि अभी तक बच्चे देखो, स्थलीय सीमा की 15,200 किलोमीटर ही मानी जा रही है। बेशक गृह मंत्रालय ने अपडेटेड रिपोर्ट दे दी है, और द्वीपों की अभी 7516 ही मानी जा रही है, 7516 किलोमीटर ही मानी जा रही है, अभी भी मानी जा रही है लिटरली, मैं आपको बताता हूँ। तो लगभग दोगुनी है, तो दोनों ही कथन इसमें सही होंगे। ठीक है, और तीसरा भी है, ओ नहीं, मतलब पहला सही होगा और तीसरा सही होगा, तो उसमें पहला और तीसरा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, पहला और तीसरा सही होगा। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी, ठीक है, सीमा साझा करता है। जी हाँ, 106 किलोमीटर केवल साझा करता है। रेड क्लिफ भारत और चाइना के बीच में है, नहीं रेड क्लिफ, ठीक है, मैकमोहन है भारत और चाइना के बीच में, मैकमोहन है भारत और चाइना के बीच में, मैकमोहन है। मैकमोहन है भारत और चाइना के बीच। चलो, मैकमोहन है। और मैकमोहन को कब ड्रॉ किया गया? 3 जुलाई 1914 को। ये डेट भी आपको याद रखनी है, 3 जुलाई 1914 को मैकमोहन को ड्रॉ किया गया, मैकमोहन रेखा खींची गई। त्रिपुरा 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, 3 तरफ बांग्लादेश से त्रिपुरा घिरा हुआ है। तो इसमें भी सी, ऑप्शन 1 और 3 आपका सही होंगे। ठीक है, क्लियर है नवीन जी? थैंक यू भाई।
बेटा मैं पीडीएफ ये लोग क्यों नहीं डाल रहे, मैं कल बोलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हमारे हुए। अब हम स्टैटिक जीके, क्योंकि स्टैटिक जीके में आपके देखिए टाइगर रिजर्व चल रहे हैं, प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, मैंने देखा आपका। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी। जी हाँ, अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम पता है क्या है? देखिए रामगंगा नेशनल पार्क है, अब इसका नाम बदल गया है जिम कॉर्बेट का। रामगंगा नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट का, रामगंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, क्लियर है। अरे भाई, रामगंगा नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट का जो नाम है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी, बिल्कुल सही बात है। रामगंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, अब इसका नाम, और जिम कॉर्बेट से भी पहले इसका नाम हेली हुआ करता था, ठीक है, लव यू टू बेटा। इससे भी पहले क्या हुआ करता था? हेली। इसके बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए, जो बाघों की रिपोर्ट जारी करता है, उनके संरक्षण और उनके कंजर्वेशन और उनके एनहांसमेंट का काम करता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए, ये एक, ठीक है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक निकाय है जो बाघों के संरक्षण की निगरानी करता है, बिल्कुल सही बात है। भारत में बाघों की जो वर्तमान संख्या है 2025 तक जो लास्ट डेटा है उसके अनुसार 3682 है, बिल्कुल, जो कि पूरे विश्व की आबादी का 75% है। मतलब विश्व में जितने भी टाइगर पाए जा रहे हैं उनका 75% भारत में पाए जा रहे हैं, जिनकी संख्या 3682 है। तो आप 1, 2 और 3 यहाँ पर तीनों ही बिल्कुल सही होंगे। डी विल बी राइट आंसर, तीनों ही सही होंगे, तीनों ही सही होंगे, ठीक है। एक बार आप देख लेंगे और एक बार थम्स अप करेंगे, इस डेटा को आप पूरे को आप याद करेंगे, ये डेटा आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसे याद करना। ठीक है, शुरुआत 1973 में हुई। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है जो बाघों के संरक्षण की निगरानी करता है, और बाघों की वर्तमान संख्या 3682 है, जो कि वैश्विक आबादी का 75% है। 1, 2 और 3। अब भारत के जो नवीनतम टाइगर रिजर्व है जो 2024 और 25 के दौरान बने हैं, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करना है भारत के नवीनतम टाइगर रिजर्व के बारे में। माधव टाइगर रिजर्व भारत का 58th, ठीक है, टाइगर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश में है। 58th है माधव टाइगर रिजर्व, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है, सबसे लेटेस्ट यही है, मध्य प्रदेश में है। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, किस में है? ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, ध्यान रखना है, ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में स्थित है। गुरु घासीदास तिमोर पंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। रातापानी टाइगर रिजर्व को 2024 में 57 में टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई थी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 3 सही होगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। रातापानी टाइगर रिजर्व जो है इसको 57th टाइगर रिजर्व के रूप में इसको मान्यता दी गई थी, 2024 में दी गई थी रातापानी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि रातापानी टाइगर रिजर्व है कहाँ पर, मुझे बताएंगे। सर पहले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस लग के बोझ लगता था, अब आपको नहीं लगेगा। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि अभी जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है ना, अभी आपको बिल्कुल ऐसा लगने लगेंगे कि अरे ये क्या है, ये कुछ नहीं है। सर आपकी इंस्टा आईडी इंस्टा आईडी क्यों मांग रहे हो मेरे भाई? चलो, आप मेरा नाम डाल देना, ब्लू टिक आ जाएगा, वही होगी, ठीक है। आइए, अब इसके बाद फिर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है टाइगर रिजर्व के भौगोलिक आकार और रिकॉर्ड के बारे में, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ज्योग्राफिकल साइज एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। तो टाइगर रिजर्व के, ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में आपसे पूछा, उनके बारे में आपको बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है वह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यस, एग्जैक्टली राइट। क्षेत्रफल की दृष्टि से आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है।
एब्सोल्युटली राइट। महाराष्ट्र का वो टाइगर रिजर्व भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, ये बात भी सही है। महाराष्ट्र का वो टाइगर रिजर्व भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, बिल्कुल सही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघों की संख्या में किसी भी रिजर्व की तुलना में सबसे अधिक बाघों की संख्या जिम कॉर्बेट में है। जी हाँ, जिम कॉर्बेट में है। ठीक है, ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रातापानी एमपी में है, बिल्कुल एमपी में, मैंने बताया नहीं है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। अच्छा, आप लोगों ने तो जवाब दे दिया, लेकिन मैं लिखना भूल गया यहाँ पर आपको। ठीक है, मध्य प्रदेश में है रातापानी। ओके, बिल्कुल सही बात है ना। आइए आगे चलते हैं। अब आपको बताना है कि टाइगर रिजर्व और उनके संबंधित क्षेत्र आपको बताने हैं। बांदीपुर कर्नाटक में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, पलामू बिहार में नहीं है। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, आपको पढ़ाया होगा सर ने। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व है कहां पर? पलामू झारखंड में है। पलामू टाइगर रिजर्व कहां पर है? झारखंड में है। बाकी का सब सही सुमिलित है, 2 3 4 सब सही सुमिलित है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर कि 2 3 4 बाकी सब सही सुमिलित है ना जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन और कोर बफर रणनीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व एंड कोर बफर स्ट्रेटजी। कोर जोन जो होता है किसी भी टाइगर रिजर्व में, उसमें जो ह्यूमन हस्तक्षेप होता है, जो मानवीय गतिविधियां होती हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड होता है और ये केवल टाइगर्स के लिए होता है कोर जोन। यस। बफर जोन का उद्देश्य स्थानीय समुदाय और जो वाइल्ड लाइफ है उनके बीच में सह अस्तित्व, सह अस्तित्व मीन्स बच्चे, उनके बीच में, ठीक है, लोकल कम्युनिटी, उनके बीच में जो को एग्जिस्टेंस है, सह अस्तित्व को बढ़ावा देना। ठीक है, प्रमोट करना को एग्जिस्टेंस बिटवीन द लोकल कम्युनिटीज एंड वाइल्ड लाइफ। सही है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 9 टाइगर रिजर्व है। यस, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, 9 टाइगर रिजर्व है वर्तमान में। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, तीनों सही है, तीनों सही है इसमें। ठीक है, डी होगा बच्चे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में है सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व। कोई डाउट है क्या किसी को? बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है और बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार में। देखो, एक बहुत शानदार बात बताता हूं कि इंसान की फितरत भी कुछ अलग है। अगर आप उसे जानवर कह दो तो खिसिया जाता है, गुस्सा हो जाता है, और उसे शेर कह दो, चीता कह दो तो खुश हो जाता है कि नहीं? जबकि शेर और चीता भी जानवर है। चलो, नेक्स्ट अगला। रणथंभौर और सरिस्का राजस्थान के दो सबसे पुराने टाइगर रिजर्व है। यस। देखिए, रामगढ़ विस्तारी को हाल ही के वर्षों में राजस्थान के 4th टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता मिली है। धौलपुर करौली राजस्थान का नवीनतम है और भारत का 55वां टाइगर रिजर्व है। तीनों ही सही है, तीनों ही सही है। देखिए, रणथंभौर सरिस्का राजस्थान के दो सबसे पुराने हैं। रामगढ़ विस्तारी को हाल ही के वर्षों में राजस्थान का 4th टाइगर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया है। धौलपुर करौली राजस्थान का नवीनतम और भारत का 55वां टाइगर रिजर्व है। अगला, पूर्वोत्तर भारत के टाइगर रिजर्व के बारे में आपको, ठीक है, पूछना है। पूर्वोत्तर भारत का नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। दुनिया के सबसे ऊंचे टाइगर हैबिटेट में से एक है नामदफा। नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है और ये दुनिया के सबसे ऊंचे टाइगर रिजर्व में से एक है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, कल तो क्लास नहीं होगी, मंडे को जो है जितने भी टाइगर रिजर्व आपके सर ने कराए हैं, देखिए एक बार उनका रिवीजन मैं करवा दूंगा टाइगर रिजर्वों का, और मंडे को टाइगर रिजर्व से प्रश्न होंगे। मंडे को ज्योग्राफी से कोई प्रश्न नहीं होगा। ठीक है, मंडे को ध्यान रखना। पॉलिटी अभी आपकी चल नहीं रही है। देखिए, आपकी मैडम को जो है ना बेबी बॉय हुआ है, पारुल मैम को, बहुत खुशी की बात है। तो ये खुशखबरी मैंने आपको बता दी। और अगली बात क्या है कि केमिस्ट्री से होगा। ठीक है, तो मैं स्टैटिक जीके के प्रश्न मंडे को बढ़ा दूंगा इसमें। ठीक है ना, बढ़ा दूंगा।
ओके, ठीक है, आइए यहां पर आएंगे। तो नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, दुनिया के सबसे ऊंचे टाइगर हैबिटेट में से एक है ये। अच्छा, हिस्ट्री स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो फिर हम ठीक है हिस्ट्री कराने लग जाएंगे। मानस टाइगर रिजर्व असम में है, और ये भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के साथ अपनी सीमा साझा करता है, बिल्कुल सही बात है। मानस टाइगर रिजर्व असम में है, और ये जो भूटान का रॉयल मानस टाइगर रिजर्व है उसके साथ ये डम्फा मिजोरम में है। डम्फा टाइगर रिजर्व बिल्कुल मिजोरम में है। तो एक, दो और तीन, यहां पर भी तीनों आपके बिल्कुल सही होंगे। अब अगला प्रश्न आपका केमिस्ट्री से है, इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे सब लोग। ठीक है, तो ये अगला प्रश्न ये है आपका जी। अगला प्रश्न ये है आपका कि क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और ये प्रश्न आपका केमिस्ट्री से है जी, केमिस्ट्री से है। नहीं, मंडे टू फ्राइडे ही होगी क्लास। अब ये केमिस्ट्री से है, इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से देखेंगे सब लोग। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा है, तत्वों और यौगिकों की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तत्व और उनकी विशेषता। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स एंड ठीक है कंपाउंड्स। एक तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और इसे सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक एलिमेंट जो होता है वो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर तत्व का निर्माण होता है। एक कंपाउंड के गुण इसके घटक गुणों के समान होते हैं नहीं, गलत। जैसे कि मान के चलिए 2H2 प्लस O2 प्लस O2, और इससे बना 2H2O। तो पानी क्या है? कंपाउंड है, पानी एक यौगिक है। पानी किससे बना? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। अब हाइड्रोजन हाईली इन्फ्लेमेबल है, ऑक्सीजन जो है वो जलाने में सहायक है, और जबकि पानी का नेचर इनसे अलग है। देखिए, पानी बुझाता है, देखिए पानी का काम आग को बुझाना है, और ये दोनों जलाने वाले हैं। देखिए, दोनों जलाने, एक तो खुद ज्वलनशील है, दूसरी जलाने वाली है, पानी बुझाने वाला है। तो यौगिक में क्रियाकारक के गुणधर्म, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। गलत हो गया। यौगिकों का रासायनिक सूत्र निश्चित होता है, और उनके जो घटक होते हैं वो हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में होते हैं। मतलब यस, यौगिकों में हमेशा एक निश्चित रासायनिक संयोजन होता है, एक सर्टेन केमिकल बॉन्ड होता है या कंपोजिशन होता है। एक सर्टेन केमिकल, एक निश्चित रासायनिक संयोजन, एक सर्टेन केमिकल कंपोजिशन होता है, एक सर्टेन केमिकल कंपोजिशन होता है हमेशा। इस बात को ध्यान रखना, एक निश्चित रासायनिक संयोजन होता है यौगिक में। तो एक और तीन जो होंगे वो आपके बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, एक और सी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। ठीक है, पीतल। ठीक है, पीतल आपको पता है, पीतल जी, पीतल आपको पता है कि पीतल मिश्र धातु है, मिश्र धातु। अभी जो एक दो बार आप, मैं थोड़ा सा पीछे हुआ, लेकिन वो इसलिए क्योंकि आज थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है। तो जो स्ट्रीमर है भैया वो बार बार पूछ रहा है, सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैंने कहा नहीं, इट्स ओके, सब कुछ ठीक है। तो अब यहाँ पर मिश्रणों के प्रकार, उनके गुणों के संदर्भ में आपको बताना है। पीतल व्रास, व्रास तांबे और जस्ते का एक समांगी मिश्रण है, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, पीतल व्रास इज अ ठीक है मिश्र धातु। मिश्र धातु हमेशा समांगी मिश्रण होगा, ये ध्यान रखना। मिश्र धातु हमेशा एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा, मिश्र धातु हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होगा। इज दैट क्लियर? तो पीतल जो है, पीतल मिश्र धातु है। ठीक है, कोई भी आप मिश्र धातु ले लो, उसको समांगी मिश्रण माना जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर माना जाता है। वायु विभिन्न गैसों का एक विषमांगी मिश्रण है। गलत मेरे प्यारे बच्चे, वायु को भी, ये ध्यान रखना, एयर को भी देखिए हम होमोजीनियस मिक्सचर मानते हैं, एयर को भी होमोजीनियस मिक्सचर मानते हैं। बेशक वो आपको कितना भी समझाने की कोशिश करे कि जो आपकी एयर होती है, एयर होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होती, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होती है, क्योंकि इसमें धूल के कण और जलवाष्प होते हैं, इसलिए एयर हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। आप मत मानना, नहीं, आपको नहीं मानना, आपको कहना है एयर जो है वह होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है जो एयर है। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन
78%, इसमें ऑक्सीजन 21%, ठीक है ना, इसमें आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। बेशक इनकी मात्रा अलग अलग है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से घुली हुई होती हैं। देखिए, अगर हम मिश्रण के घटकों को फिल्ट्रेशन या वाष्पीकरण जैसी भौतिक विधि से अलग करें तो ये अलग हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। मिश्रण की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि मिश्रण को हम भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से मिश्रण को भौतिक प्रक्रम से अलग किया जा सकता है, भौतिक प्रक्रम से अलग किया जा सकता है। मिश्रण को हम भौतिक प्रक्रम से अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहां पर देखेंगे एक और तीन, एक और तीन आपका सही है, सी विल बी राइट आंसर, एक और तीन। कोलाइडल, ठीक है, कोलाइड समाधान और टिंडल इफेक्ट बोला है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशन एंड द टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल, ठीक है, आप सभी को पता है टिंडल इफेक्ट इज आल्सो अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोलाइडल इफेक्ट या कोलाइडल। तो टिंडल प्रभाव जो होता है वो लाइट के स्कैटरिंग की वह घटना है जो कोलाइडल कणों के द्वारा प्रदर्शित हो जाती है, बिल्कुल, ठीक है। कोलाइडल का मतलब होता है कोलाइडल और, ठीक है, आपका ये ध्यान रखना, निलंबन सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन ये दोनों आपके हेटेरोजीनियस मिक्सचर में आते हैं। मिश्रण दो प्रकार का, समांगी विषमांगी, समांगी होमोजीनियस, विषमांगी हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस समांगी मिश्रण में, देखिए, आपके सत्य विलयन आते हैं, ट्रू सॉल्यूशन आता है। ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, ये ध्यान रखना आप लोग, एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, सॉल्यूशन आप इसको दो कैटेगरी में बांटो सॉल्यूशन को। ठीक है, एक होमोजीनियस और दूसरा हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस दो कैटेगरी में आप इसे बांटो, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसमें आएगा आपका ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, और इसमें आपके आते हैं कोलाइड और दूसरा सस्पेंशन। सस्पेंशन, निलंबनकारी विलयन। देखिए, अब देखो, जो एक विलयन होता है, सब लोग समझना, देखो, जो एक विलयन होता है, विलयन, विलयन मीन्स सोल्यूशन, एक सोल्यूशन होता है उसमें दो चीज होती हैं, एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। विलायक सोल्यूशन में, ठीक है, विलेय और विलायक, मतलब विलेय को हम कहेंगे सल्यूट और इसको सॉल्वेंट कहेंगे, सॉल्यूट और इसको सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्वेंट। अंतर क्या होता है सल्यूट और सॉल्वेंट में बेटा? अंतर ये होता है, देखो, जो घोला जाए वो विलेय और जिसमें घोला जाए वो विलायक। जो घोला जाए वो विलेय, जिसमें घोला जाए विलायक। जैसे पानी में चीनी घोला जाए तो चीनी विलेय, पानी विलायक। पानी में स्याही घोली जाए, स्याही विलेय, पानी विलायक। पानी में नमक घोला जाए, नमक विलेय और विलायक। तो जहां पर विलेय के कणों का आकार, साइज, जहां पर विलेय के कणों का आकार 1 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, उसको ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं। कोलाइट जहां पर 1 एंगस्ट्रॉम से अधिक हो बच्चे, 1 एंगस्ट्रॉम से अधिक हो और 10 एंगस्ट्रॉम से कम हो, 10 एंगस्ट्रॉम से कम हो कोलाइट। और जहां पर विलेय के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से अधिक हो, 10 एंगस्ट्रॉम से अधिक हो, उसको सस्पेंशन सोल्यूशन बोलते हैं। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ या ना? सब लोग बताएंगे मुझे।
जी, आज बहुत क्लास हो गई पता है। ऑफलाइन क्लास हुई आज 2 घंटे, 2 से 4। पीसीएस मेंस में होती है एथिक्स, एक विषय होता है एथिक्स विषय, उसकी क्लास होती है, तो वो हो गई एक 2 से 4। फिर आपकी एक 5 बजे से एक मॉक टेस्ट हो गया आर ओ के लिए, मेंस के लिए। फिर उसके बाद 6 बजे से लेखपाल में हुई, 8 बजे से यूपीएसआई में हुई, 9 बजे से आपकी क्लास हो रही है। मतलब डेली इतनी होती हैं। आज थोड़ी सी थकान ज्यादा है। क्लियर है? समझ में आया बच्चे? बहुत अच्छे। ठीक है ना, जिसकी मात्रा कम है वो सल्यूट, जिसकी ज्यादा है वो सॉल्वेंट। ये सोल्यूशन है। तो अब आएंगे, ठीक है, अपने प्रश्न पर है। प्रश्न को देखेंगे। दूध और रक्त कोलाइड मिश्रण के उदाहरण है। यस, ठीक है, मिल्क एंड ब्लड। कोलाइड कणों को सामान्य फिल्टर पेपर के द्वारा आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। अगर आप इसको अलग करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल से करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल अप्रोच से अलग करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप क्या करते हैं, ठीक है, जब आप दूध को, ठीक है ना, दही बनाकर जब वो करते हैं तो उसमें से क्रीम अलग निकालते हैं। तो यहां पर एक और दो सही होगा, केवल ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आप इसको सामान्य फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते, फिल्टर पेपर से। देखिए, और एक और बात बता दूं, कई बार पता है एंगस्ट्रॉम ना मानकर, ठीक है ना, नैनोमीटर मान लेता है। बिले के कणों का आकार नैनोमीटर भी कह देता है। तो ये ध्यान रखना है, ये अलग अलग है। अब डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत। डॉल्टन साहब कहते हैं कि एटम्स आर इनडिविजिबल एंड कैन नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय बाय एनी केमिकल प्रोसेस। एटम परमाणु अविभाज्य होते हैं, उन्हें किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। विभिन्न तत्वों के परमाणु एक सरल पूर्ण संख्या अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। यस, बिल्कुल बनाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर, ठीक है, उन्होंने अमोनिया बना दिया, NH3 बना दिया। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो एक यौगिक बनाते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में एक समान होते हैं। ठीक है ना, एक ही तत्व के जितने भी परमाणु हैं, ठीक है, सारे के सारे परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में बिल्कुल समान होते हैं। तो एक और दो बिल्कुल सही होगा। इसमें क्या पूछा है? गलत, ओहो गलत केवल 3 होगा। ऑप्शन सी गलत, इसमें केवल 3 होगा। जी, लाइट इफेक्ट हो रहा है बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ? 1 सेकंड रुको, मैं ठीक है बंद करके देखता हूँ एक लाइट। अब सही है? अब ठीक है, एक लाइट मैंने बंद कर दी। अब आप देखना है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब इसमें पूछा है पृथक्करण की विधियों और उनके अनुप्रयोगों के संबंध में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेपरेशन मेथड एंड देयर एप्लीकेशन। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेपरेशन मेथड एंड देयर एप्लीकेशंस। पृथक्करण की विधि और उनके अनुप्रयोगों के संबंध में बताना है। सेंट्रीफ्यूगेशन का उपयोग दूध और क्रीम अलग करने के लिए। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को कहते हैं प्रभावी आशवन। उसका उपयोग उन तरल पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत कम अंतर होता है। और केमेटोग्राफी का उपयोग हम रंग या पिगमेंट को उनके मिश्रण से अलग करने के लिए करते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का उपयोग दूध से क्रीम को अलग करने में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का उपयोग हम उन तरल पदार्थों को अलग करने के लिए कि जिनकी बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस होता है। और क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी का यूज हम करते हैं रंग या पिगमेंट्स को उनके मिश्रण से अलग करने के लिए, मिश्रण से अलग करने के लिए। तो यहां पर तीनों ही आपके सही होंगे, 1 2 एंड 3। धातु और अधातु तत्वों के गुणों के संदर्भ में बताएंगे। अधिकांशतः धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो, ठीक है, चमकदार है। पारा एक ऐसी है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड अवस्था में रहती है। तो ये सभी सही हैं, उपरोक्त सभी। और लास्ट प्रश्न है, ठीक है, आज का, सॉल्यूशन की सांद्रता और प्रकृति के बारे में आपको बताना है। एवेलुएट द स्टेटमेंट अबाउट द कंसंट्रेशन एंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो एवेलुएट द स्टेटमेंट कंसंट्रेशन एंड नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। एक सैचुरेटेड विलियन मतलब संतृप्त विलियन मतलब सत्य विलियन, ठीक है, उसमें एक निश्चित तापमान पर और अधिक विलयन नहीं घोला जा सकता। बिल्कुल सही बात है। एक संतृप्त विलयन का मतलब है
कि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन वे है जिसमें एक, ठीक है, सर्टेन टेम्परेचर पर, एक जिसमें आप, ठीक है, एक निश्चित तापमान पर और अधिक, ठीक है, विलय नहीं घोल सकते। विलायक की वह मात्रा जिसमें विलय पूरी तरह खुल जाता है उसको सल्यूबिलिटी कहते हैं, विलयता कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, उसको सल्यूबिलिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। विलायक की वह मात्रा जिसमें विलय पूरी तरह से घुल जाए, विलायक की वह मात्रा जिसमें विलय पूरी तरह से घुल जाए उसको विलयता कहते हैं। सस्पेंशन एक समांगी मिश्रण होता है, उसके कणों को नग्न आंखों से, यस, नग्न आंखों से देख सकते हैं, लेकिन सस्पेंशन समांगी मिश्रण नहीं है। सस्पेंशन कैसा है? हेटेरोजीनियस है। हेटेरोजीनियस है। तो कौन सा गलत कथन है? केवल 3 इसमें गलत कथन होगा, केवल 3। ठीक है, चलिए। तो बेटा देखो, अभी कंटेंट इतना नहीं है, आप ये मत सोचना कि सर तो 2 से 1 घंटे पर आ गए, अभी कंटेंट इतना है ही नहीं कि मैं इसमें आगे लेकर बढ़ूं। ठीक है, इतने में ही आपका हो जा रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हम तो तैयार हैं कि बढ़े आगे, देखेंगे। जी, ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। आप लोग अपना ख्याल रखो, बहुत अच्छे से रहो। कंपाउंड और मिक्सचर को फिर मैं मंडे को करूंगा अच्छे से एक्सप्लेन, ठीक है। ठीक है ब्रजेश, मैं मंडे से करूंगा, है ना, कर दूंगा मैं अच्छे से। जिस भी टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम आए मुझसे कह सकते हैं, मैं उसे विस्तार से एक्सप्लेनेशन करके पढ़ा दूंगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।